नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार, पीएचडी स्कॉलर, आरसीए उदयपुर। जो सोइल साइंस का कोर्स चलता है, जो सोइल साइंस सब्जेक्ट है, आपके डब्ल्यू हो चाहे कृषि व्याख्याता हो, जिसके अंदर जो सोइल साइंस चलती है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन जिसमें से पूछ जाते हैं, वो सोइल साइंस का कोर्स एग्री पावर ऐप पे मैंने बहुत डिटेल से करवाया है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है। जो सोइल साइंस किसके कौन कौन से एग्जाम्स के लिए यूजफुल होती है, एओ के लिए, स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए यूजफुल होंगे, जिसमें सोइल साइंस का अच्छा खासा कंटेंट दे रखा है, अच्छा खासा सिलेबस है। बैंक एएफओ के लिए, डब्ल्यूओ के लिए, प्री पीजी के लिए, और DSSB जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, इनके अंदर जो सोइल साइंस आती है, उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका रिलीज ऑफ मिनरल, पोटेशियम मिनरल, रिलीज ऑफ पोटेशियम मिनरल मे बी मेजर सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सा मिनरल है जिसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब वह कौन सा मिनरल है, वह कौन सा खनिज है जिसकी अवेलेबिलिटी होगी, जो ज्यादा होगा मिट्टी के अंदर, वो कौन सा मिनरल है जो मिट्टी के अंदर ज्यादा होगा, तो वो पोटेशियम की वहां पे अवेलेबिलिटी अधिक होगी, पोटेशियम कंटेंट उस सोइल में ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन आपका सोइल रिच इन केओलिनाइट मिनरल, कि सोइल के अंदर यदि केओलिनाइट टाइप का मिनरल ज्यादा पाया जाता है तो पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी, पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होगा सोइल में। दूसरा ऑप्शन आपका सोइल रिच इन इलाइट मिनरल, यदि सोइल के अंदर इलाइट मिनरल है तो उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी सोइल के अंदर। तीसरा है मोंटमोरलाइट मिनरल। चौथा है हेलोसाइट मिनरल। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन को सिंपल भाषा में, कि वह इन चारों में से कौन सा मिनरल है जिसके अंदर पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इलाइट। इलाइट जो मिनरल होता है उसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जहां पे इलाइट पाया जाता है उस इलाइट के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। और इलाइट मिनरल्स वाली जो सोइल होती है ना, उसमें पोटेशियम की कभी डिफिशियंसी नहीं पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट डायनेमिक। नॉट डायनेमिक इसका मतलब यह है कि पहले तो मैं समझाता हूं आपको। पहले तो आप 4 ऑप्शन देखिए और इसमें आप देखिए, खुद आप सिलेक्ट करिए एक ऑप्शन जो सही है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सोइल टेक्सचर। सोइल टेक्सचर कैसे हुआ, इसमें यह पूछा है क्वेश्चन में कि मृदा की वह कौन सा गुण है, मृदा का वह कौन सा गुण है जो डायनेमिक नहीं है, मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, या फिर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखें हम तो उस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बाहरी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, अब सॉइल क्रस्टिंग है, जो भूपपड़ी बनती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन को चेंज कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज किसको नहीं कर सकते, सोइल टेक्सचर को, मृदा कणाकार को हम चेंज नहीं कर सकते। ये मृदा कणाकार के बारे में दूसरी तरह से, इसको दूसरे लैंग्वेज में दूसरी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया इसी का मतलब इसी पैटर्न पे, तो ऐसे पूछा जाएगा कि सोइल की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है। परमानेंट प्रॉपर्टी सोइल की परमानेंट प्रॉपर्टी, सोइल की बेसिक प्रॉपर्टी। कांट बी चेंज, विच कांट बी चेंज्ड। दूसरी तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द सोइल प्रॉपर्टी विच आर परमानेंट। जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सोइल टेक्सचर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। आपकी खेत है, उसकी यदि सैंडी टाइप की, ब्लू टाइप की मृदा है, तो वो ब्लू ही आपको क्ले टाइप नहीं कर सकते उसको।
फील्ड पे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। आप एक छोटे से एरिया के अंदर करना चाहो तो आप मिक्सिंग करके क्ले के अंदर सोइल सैंड डाल सकते हो, सैंड के अंदर क्ले डाल के आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर ये कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। सोइल टेक्सचर कभी नहीं चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी है सोइल की, और इसीलिए ये परमानेंट प्रॉपर्टी भी कहलाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा कृषि व्याख्याता का कोर्स है उसके अंदर सोइल साइंस मैंने पढ़ाई है, और ये कृषि व्याख्याता का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के अंदर अवेलेबल है, और कृषि व्याख्याता की जल्दी आरपीएससी के द्वारा भर्ती आने वाली है। भर्ती आने के बाद तो सभी रेस के अंदर दौड़ते हैं, जो पहले से तैयारी करता है वही आगे हमेशा निकलता है। तो आप कृषि व्याख्याता का कोर्स हिंदी और दोनों इंग्लिश दोनों मीडियम में बहुत अच्छी तरह से, बहुत एकदम बेस्ड ऑन सिलेबस, जो आरपीएससी का सिलेबस है उसके जो सिलेबस है उसके पैटर्न पे पूरा कोर्स तैयार किया गया है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। आप एग्री पावर जयपुर जो ऐप है उस पे जाके आप डाउनलोड किए, उस पे जाके आप विजिट किए और इसको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, फॉर एफिशिएंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इज शुड बी, मतलब ये इसका मतलब ये कह रहा है कि एक प्रभावी रूप से एक एफिशिएंट तरीके से हम यूरिया का एप्लीकेशन कब कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। तो पहला क्या है, यूरिया का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑन सोइल सरफेस यूनिफॉर्मली, अपन छिड़काव खेत के अंदर छिड़काव करके यूरिया का एप्लीकेशन करेंगे तो एफिशिएंट होगा, या फिर ड्रिल प्लेस्ड 1/3 एज बेसल डोज बिलो सोइल सरफेस, या हम कहते हैं कि अब ड्रिल जो मशीन होती है ना, अब जो जब बुआई करते हैं तो ड्रिल, आजकल एक ड्रिल मशीन आती है जो कल्टीवेटर होता है ना, ड्रिल कल्टीवेटर होता है ऑटोमेटिक, जिसमें आप सीड रेट डिसाइड कर देते हैं, उसमें ही आपका फर्टिलाइजर मिक्स कर देते हैं, फिक्स डोज की इतनी क्वांटिटी के अंदर जाना है। तो आप बुआई करते हैं तो बुआई के साथ ही 1/3 मात्रा में आप यूरिया डाल सकते हैं। यदि आपको 100 किलो यूरिया डालनी है 1 हेक्टेयर में, तो 33 किलो जो यूरिया है आप बुआई के टाइम डाल सकते हो, तो वो इफिशियंट होगी। या फिर अप्लाई ऑल एज बेसल डोज एट द टाइम ऑफ सोइल, जितनी भी आप नाइट्रोजन डालनी है, जितनी भी मात्रा में नाइट्रोजन डालनी है वो आप बुआई के टाइम ही डाल दो, वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। या 4th नंबर ऑप्शन है आपका कि आपका फ्लोरिंग के टाइम सारी डोज डालनी है आपको, बेसल डोज एज सारी की सारी मतलब मिट्टी के अंदर डालनी है तो एफिशिएंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर है बी। आप जो है जितनी नाइट्रोजन डालनी है उसकी 1/3, क्या 1/3 जो क्वांटिटी है वो आप बेसल डोज में डालोगे, कहां पे, बिलो सोइल सरफेस के अंदर। अब ड्रिल करेंगे तो कल्टीवेटर तो जमीन के अंदर ही जाएगा, तो अपने आप वो नीचे डल गया, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मिनरल मैटर in an ideal soil varies between 3 to 5%, 10 to 25%, 25 to 35%, 45 to 55%। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि जो सोइल का कंपोजिशन होता है, सोइल के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर। इन 4 कंपोनेंट से सोइल का कंपोजिशन बना होता है। तो सोइल मृदा का संगठन होता है वो 100% जो है, उसमें से आपका सोइल का जो कंपोजिशन है उसमें मिनरल मैटर कितनी परसेंट है वो आपका क्वेश्चन है। कि सोइल का कंपोजिशन है जो 4 कंपोनेंट मैंने अभी बताए, उसमें मिनरल मैटर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है, कितना परसेंट मिनरल मैटर आपका ऑक्यूपाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। 50% होता है। क्या होता है, 50% मिनरल होता है। तो 45 और 50 का एवरेज कितना हुआ, 45 और 55 का एवरेज कितना हुआ, 50%। देखो जो सोइल का कंपोजिशन होता है, सोइल के 4 कंपोनेंट होते हैं। सोइल का कंपोजिशन होता है या सोइल का कंपोनेंट बोल दो, एक ही बात है, कंपोनेंट बोल दो आप। कंपोनेंट कितने होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका मिनरल मैटर, पहला कंपोनेंट मिनरल मैटर, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर,
ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा वाटर, चौथा एयर। ये चार मिलके ये मृदा का कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मिनरल मैटर होता है वो तो होता है 50%, कितना 45%, सॉरी 45% होता है। अब इसमें फ्लक्चुएट करके देख लिया ना, कितना होता है 45% होता है, ठीक है। पैंतालीस परसेंट मिनरल मैटर होता है, 5% आपका होता है ऑर्गेनिक मैटर, वाटर होता है 25%, 25% वाटर होता है और 25% आपका एयर होता है। ये दोनों मिलकर कितना बना 50% और ये मिलकर कितना बना 50%, ठीक है। तो 50% तो होता है सॉलिड पोर्शन, क्या होता है सॉलिड पोर्शन, और 50% आपका पोर स्पेस होता है, रंध्रावकाश होता है। क्या होता है पोर स्पेस होता है, रंध्रावकाश होता है। इस तरह से मृदा का संगठन होता है, ये इतना परसेंटेज होता है। तो इसमें मिनरल मैटर पूछ लिया तो 45% इसमें ऑप्शन है। बाकी देखो 3 से 5, 10 से 25, तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, ये 4th नंबर है 45%, ठीक। तो ये आप याद रखो कि इनसे बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कोई भी एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सरफेस एरिया 700 to 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब आपकी निम्न में से कौन सी क्ले मिनरल टाइप है, इन चार में से कौन सा क्ले मिनरल का टाइप है जिसका सरफेस एरिया 700 से लेके 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो वो है आपका मोंटमोरलाइट, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट वेरी मोस्ट। ये 12वीं से लेके जेट, आईसीआर, प्री पीजी, डब्ल्यूओ, लेक्चरर, पीएचडी तक जहां भी जाते हैं अपन, सोइल साइंस जहां पे आती है, ये आपका टॉपिक कोर्स के अंदर है। तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है मोंटमोरलाइट के बारे में कि मोंटमोरलाइट का सरफेस एरिया बहुत हाईएस्ट होता है। सबसे इन सब के अंदर सरफेस एरिया सबसे हाईएस्ट किसका होता है, मोंटमोरलाइट का होता है। कितना होता है 700 से लेके 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका डब्ल्यूओ का कोर्स है। डब्ल्यूओ का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर कोर्स अवेलेबल है, जिसका बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट तैयार करके बनाया गया है। जो आने वाली जो वैकेंसी है 2024 की जो डब्ल्यूओ की वैकेंसी है, अप्रोक्सीमेटली जो है 80 वैकेंसी जो डब्ल्यूओ की आने वाली है, उसके लिए एक शानदार तरीके से सारे सब्जेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कुछ तो कंप्लीट हो गई रिकॉर्डिंग, कुछ चल रही है। और इसकी सोइल साइंस की है, सोइल साइंस जो कोर्स है, सोइल साइंस सब्जेक्ट है, वो मैंने डब्ल्यूओ के लिए कराया है। तो इसको आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर है। तो ये जाके आप जो एग्री पावर ऐप है, ये भी आप डब्ल्यूओ का कोर्स अलग से आप सेलेक्ट करना, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करा दिया, उस सोइल साइंस कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया। उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी मैं बाकी ऐप के ऊपर भी करा रहा हूं, और ये बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो यहां भी कराने जा रहा हूं मैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इज लिव इनहेबिटेड। विच ऑर्गेनिज्म इज लिव इनहेबिटेड मतलब जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स होती हैं, दलहनी फसलें होती है, उनकी जड़ों के अंदर गांठें बना के, लेग्यूम्स के रूट नोडुल्स बना के एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है इसको एब्जॉर्ब करके फिक्स करते हैं और पौधे को अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो जितने भी जो है वो सारे किस पे बनाते हैं, रूट नोडुल्स बनाते हैं। किस पे, रूट नोडुल्स के नोडुल्स बनाते हैं। जड़ों लेग्यूम्स की जो जड़ें होती हैं, लेग्यूम्स की रूट्स होती हैं, उनके ऊपर नोडुल्स बना के बैक्टीरिया फिर नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जो पत्तियों के ऊपर रहता है, पत्तियां होती है ना, पत्तियां, लीफ के ऊपर नोडुल्स बनाता है, उसका नाम है आपका बेजेरिंकिया। कौन सा, बेजेरिंकिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एक डिफरेंट है,
बेजरिंकिया जो है लीफ इनहिबिटेड है, पत्तियों के ऊपर गांठ बना के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट एसेंशियल फॉर फ्लोकुलेशन ऑफ सोइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा तत्व है जो मृदा के अंदर फ्लोकुलेशन के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें से सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो इसके अंदर जो है 3 नंबर ऑप्शन सही है। कैल्शियम जो है आपका फ्लोकुलेशन के लिए जिम्मेदार है। अब फ्लोकुलेशन क्या होता है देखो, इसके बारे में बताता हूं मैं। जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, सोइल के पार्टिकल्स, सोइल के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कुछ बाइंडिंग एजेंट के द्वारा, बाइंडिंग एजेंट के द्वारा, वो बाइंडिंग एजेंट क्या हो सकता है आपका ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, सेस्क्वी ऑक्साइड हो सकते हैं, या फिर आपका ये फॉस्फोरस भी हो सकता है, ठीक है, क्ले भी हो सकती है। ये क्या करते हैं, सोइल के पार्टिकल होते हैं, बाइंडिंग एजेंट के द्वारा जो पार्टिकल है आपस में अटैच हो जाते हैं, आपस में बाइंड हो जाते हैं और एक समुच्चय का निर्माण कर ले जाते हैं। उन्हें कौन सी प्रोसेस के द्वारा, वो बाइंडिंग एजेंट के द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? एग्रीगेशन के द्वारा, एग्रीगेशन के द्वारा, एग्रीगेशन के द्वारा। इन्हें कहते हैं फ्लोक्स। कितने क्या कहते हैं इसे? फ्लोक्स कहते हैं। और ये क्या होता है, इस प्रोसेस, ये फ्लोक्स बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन के लिए जो जिम्मेदार आयन है वो कैल्शियम आयन है। आयन की पूछे तो कैल्शियम आयन है, ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन कैल्शियम फ्लोकुलेशन के लिए जिम्मेदार आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन है। कैल्शियम क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसको बाइंड करके रखता है। क्या बाइंडिंग एजेंट में कैल्शियम भी आता है, कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, लेकिन मेन कैल्शियम है, तो वो फ्लोकुलेशन रहता है। यदि फ्लोकुलेशन के द्वारा, एग्रीगेशन के द्वारा, सोइल पार्टिकल है, एग्रीगेशन के द्वारा ये फ्लोकुल्स बन जाते हैं, या फिर एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिर पेड्स भी बोल सकते हैं। जो मिट्टी के ढेले होते हैं, मिट्टी सिंगल पार्टिकल में थोड़ी पाई जाती है, वो ढेले के रूप में पाई जाती है, जिन्हें वो कहते हैं पेड्स कहते हैं। पेड के रूप में ये पाई जाती है, तो पेड्स बनते हैं वो एक सोइल की, मतलब पेड्स जितना ज्यादा एग्रीगेशन होगा सोइल का, उस सोइल की फिजिकल कंडीशन उतनी ही अच्छी होगी। तो फ्लोकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन कौन सा है? कैल्शियम आयन है। इसके जस्ट अपोजिट जो ये फ्लोकुल्स बने हैं ना, वो सिंगल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आयन है सोडियम। मतलब कैल्शियम फ्लोकुलेशन के लिए जिम्मेदार है, तो जस्ट इसके अपोजिट डिफ्लोकुलेशन बोल दो, या दूसरी इसके जगह वर्ड आता है, एक टर्म आता है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोडियम। सोडियम कौन सी मृदाओं में पाया जाता है? एल्कलाइन सोइल में पाया जाता है। तो एल्कलाइन सोइल की कंडीशन होती है डिस्पर्स्ड होती है, मतलब ये फ्लोकुल्स क्या करता है, सोडियम क्या कर देता है, तोड़ देता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे हो जाता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स सोइल के अंदर यदि पार्टिकल इंडिविजुअल हो गए, तो उस सोइल की कंडीशन जो होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, वो पुअर हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाटर इज 4 and 8 डेसीसाइमन पर मीटर, देन द लीचिंग रिक्वायरमेंट विल बी। ये कितनी % लीचिंग रिक्वायरमेंट होगी? तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीचिंग रिक्वायरमेंट होता क्या है। लीचिंग रिक्वायरमेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपको आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, हल्का सा है और ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला ये होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट का वैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लीचिंग रिक्वायरमेंट होता क्या है? लीचिंग रिक्वायरमेंट वो होता है जब हम सैलाइन सॉइल को सुधारते हैं। सैलाइन सॉइल है, सैलाइन सॉइल में सोल्यूबल साल्ट ज्यादा है, सोल्यूबल साल्ट के कारण सैलाइन सॉइल है, तो उसके जो सोल्यूबल साल्ट है उसको लीच डाउन करने के लिए, निष्कालन के द्वारा उसको कम करने के लिए सोल्यूबल साल्ट को पानी के द्वारा निष्कालन करते हैं, निष्कालन से वो बाहर ड्रेंड करते हैं उन वाटर को। तो क्या करते हैं, जो पौधे की, जो सोइल की रूट जोन होती है, रूट जोन बोले तो जहां तक पौधे की जड़ें जाती हैं, तो रूट जोन से सोल्यूबल साल्ट को बाहर निकालने के लिए जितने इरिगेशन वाटर की, जितने अमाउंट इरिगेशन के वाटर की आवश्यकता होती है, वही लीचिंग रिक्वायरमेंट कहता है। मतलब लीचिंग करने के लिए, सैलाइन सॉइल के सोल्यूबल साल्ट को कम करने के लिए, सैलिनिटी को कम करने के लिए, लीचिंग करने के लिए
जितने इरिगेशन वाटर अमाउंट की आवश्यकता होती है ना, उसे लीचिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है कि ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर, ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन ईसी ऑफ ड्रेनेज वाटर, ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर अपॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेनेज वाटर इनटू 100। ये लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंटेज में आएगा ही, 100 आ गया, जहां परसेंटेज में आएगी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की ईसी कितनी है? 4। दूसरी है ड्रेनेज की, ड्रेनेज की कितनी है? 8 अपॉन 8 इंटू 100। कुछ नहीं किया ना, ये फॉर्मूला याद है तो सिंपल सी बात रहे, 4 अपॉन 8, 4/8 इंटू 100। तो इसको सोल्यूशन करोगे, सोल्व करोगे तो कितना आएगा? इसमें 2 का भाग दे दो, 4, फिर ये कितना हुआ? 25, 25 दूनी 50, 50%। तो इस क्वेश्चन है लीचिंग, ये लीचिंग रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 50%। ऑप्शन सी सही। बहुत ही सिंपल है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी यदि न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, चाहे फर्टिलाइजर की उर्वरकों की मात्रा निकालनी हो, चाहे इंसेक्टिव पेस्टिसाइड का न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट का आपका न्यूमेरिकल आता हो, तो बहुत ज़्यादा, चाहे एग्रोनॉमी का कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा हो, बहुत ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते। वो सिंपल सा देखना चाहते हैं कि इसको पता है कि नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता ना, अपने पास कैलकुलेटर होता है, तो वो हल्का सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिल्कुल कितना ईजी है, 4/8 इंटू 100, 50% आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपको ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला, तो आप कर लोगे। तो ये आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अमोंग द फॉलोइंग क्ले मिनरल हैज हाईएस्ट। इसमें यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिनरल है जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है, जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाईएस्ट होता है। तो उस क्ले मिनरल का नाम है वर्मिकुलाइट। सबसे लोएस्ट किसका होता है? फिर केओलाइट का। सबसे लोएस्ट किसका होता है? केओलाइट का। सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया कौन से टाइप का क्ले, कौन से टाइप के क्ले मिनरल का होता है? वर्मिकुलाइट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये एफएसओ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, इसकी एक वैकेंसी तो हो गई है। एक वैकेंसी की 100 पोस्टें आरपीसी के द्वारा ये जल्दी आने वाली है। तो मैंने आपको अभी तक 3 कोर्स बताए, डब्ल्यूओ के बारे में, कृषि व्याख्याता के बारे में और एफएसओ के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली भर्तियों में से ये तीनों भर्तियां आपके जरूर होगी। ठीक है, तो तीनों का एक बेहतरीन आपको कंटेंट चाहिए तो आपको एग्री पावर ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, एग्री पावर जयपुर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी की बात हो रही है। किसकी? एसएसपी की बात हो रही है। सिंगल सुपर फॉस्फेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग रॉक फॉस्फेट विथ। इसमें यह कह रहा है कि जब सिंगल सुपर फॉस्फेट का निर्माण किया जाता है तो रॉक फॉस्फेट के साथ किसकी क्रिया करते हैं? तो एसएसपी बनता है। एसएसपी बनता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसमें? प्री पीजी 2018 में। किसमें? प्री पीजी 2018। और भी एग्जाम में तो मेरे याद है तो इसलिए मैंने बता दिया, और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे बनता है। रॉक फॉस्फेट की सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो बनता है। एसएसपी में कितना परसेंट फॉस्फोरस होता है? 16% फॉस्फोरस होता है। कितना परसेंट? 16% फॉस्फोरस होता है एज ए मोनोकैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, एज ए मोनोकैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रहता है। इसमें सल्फर भी होता है और कैल्शियम भी होता है एसएसपी के अंदर, वो भी ध्यान रखना। अब फर्टिलाइजर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब बताऊंगा आपको। 11 नंबर का क्वेश्चन है सिम्बायोसिस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोसिस इन नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर प्लांट बेनिफिट ऑफ लो लैंड राइस क्रॉप इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल इज थ्रो। इसमें यह कह रहा है
कि जो निम्न भूमि वाला चावल की खेती की जाती है, लो लैंड राइस कल्टीवेशन की जाती है, उसके अंदर निम्न में से कौन सा एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? तो आपको पता ही है, जहां राइस का नाम आ जाए वहां एजोला एनाबिना ही नाम आता है। राइस का जहां नाम आ जाए और नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो जाए तो आपको एजोला एनाबिना ही आता है। तो एजोला एनाबिना क्या है? इसमें अब दूसरी तरीके से आपको इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और छुपा है कि एजोला और एनाबिना कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक है, एसोसिएटिव है, नॉन सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग है, ऐसे। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब ये बेनिफिट पूछाता है, प्लांट को बेनिफिट पूछाता है। ये क्या करता है, 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फिक्स करता है। ये रिलेशनशिप कितना करता है? 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजोला और एनाबिना का। ये एजोला तो एक फर्न है, ठीक है। जो एनाबिना होती है उसकी लीफ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर इनहेबिटेड रहती है और उसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये फिक्स करती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि बल्क डेंसिटी जो है बीडी है, उसकी यूनिट क्या है? तो बीडी की यूनिट देखो आप इसमें कौन सी है। बीडी की यूनिट है mg, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाली। दूसरी इसकी और भी यूनिट है, ये याद रखना, mg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है, वेरी मोस्ट है। ब्लड डेंसिटी की भी यही है, पार्टिकल डेंसिटी की भी है, बीडी और पीडी दोनों की है, ब्लड डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी की दोनों की है। इसके अलावा दूसरी यूनिट एक और भी है, ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी का मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा मिला सकता है, लिखा हुआ मिल सकता है। इसकी जगह mg पर मीटर क्यूब की जगह भी ये भी लिख सकता है, वो जो बोल रहा हूं वो लिख सकते हैं। इसकी जगह ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड डेंसिटी की यूनिट होती है। ये हो या ये हो, एक ही बात है। तो एवरेज, अब ब्लड डेंसिटी की बात ही आ गई, तो एवरेज जो सॉइल होती है, जो नॉर्मल सॉइल होती है, उनकी नॉर्मल सॉइल की रेंज कितनी होती है ब्लड डेंसिटी की? आपकी होती है 1.1 से लेके 1.6 तक, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि 1.1 तो होती है, तो इसकी एवरेज कितनी हुई? 1.3 हो गई। कितनी होगी? 1.3 होगी। सैंडी सॉइल होती है उसकी 1.7 होती है ब्लड डेंसिटी, और क्ले सॉइल होती है उसकी 1.1 के समथिंग होती है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होता है, उसकी 0.5 में ग्राम पर सीसी इसकी ब्लड डेंसिटी होती है। तो ये ब्लड डेंसिटी के बारे में था। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा डोंट कंटेन स्पीसीज दैट फिक्स नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली? इनमें से कौन से जेनेरा है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नॉन सिम्बायोटिक करता है, नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली नहीं करता है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है, फिक्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो सिम्बायोटिकली नहीं करता है। तो इसके अंदर कौन सा है? फ्रेंकिया करता है। फ्रेंकिया किसके साथ करता है? फ्रेंकिया जो होता है नॉन लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, प्लस जो फॉरेस्ट ट्री होते हैं ना, फॉरेस्ट ट्री या ट्रीज ही लिख सकते हो, ट्रीज तो फॉरेस्ट में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट ट्री लिख दो, चलो फॉरेस्ट ट्री के अंदर है, फॉरेस्ट ट्रीज या सर्ब्स के साथ ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रखता है। राइजोबियम किसके साथ रखता है? लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। एनाबिना जस्ट अपने पढ़ाई है, देखो ये रहा एजोला एनाबिना, एजोला के साथ रखता है धान के खेत में। तो बचा कौन सा? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर का कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, नाइट्रोबैक्टर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये नाइट्रिफिकेशन में काम आता है, ठीक है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका, सेमेक्टाइट इज ए टाइप ऑफ मिनरल। सेमेक्टाइट जो होती है किस टाइप की मिनरल होती है? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की होती है, एक्सपेंडिंग टाइप की होती है, फिक्स टाइप की होती है, या इंटरस्ट्रेटिफाइड होती है? जो सेमेक्टाइट होती है, सेमेक्टाइट के अंदर कौन सी आती है? सेमेक्टाइट के अंदर कौन सी क्ले टाइप आता है? मोंट मोरिलो नाइट की क्ले मिनरल पाया जाता है। सेमेक्टाइट के अंदर कौन सी आती है? सेमेक्टाइट बोलते हैं, मोंटमोरिलोटाइट एक आती है। ये कौन सी प्रकार की होती है? 2:1 टाइप की क्ले मिनरल होती है। अब ये 2:1 टाइप की क्ले मिनरल होती है, वो एक तो होती है एक्सपेंडिंग टाइप, दूसरी होती है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप।
नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में तो आती है इलाइट, दो अनुपात वाली एक में नॉन एक्सपेंडिंग में आती है इलाइट, और एक्सपेंडिंग टाइप में कौन सी आ जाती है, ये सेमेक्टाइट बोल दो, चाहे मोंटमोरलोनाइट बोल दो। एक्सपेंडिंग का मतलब ये होता है कि ये जब इनके साथ हाइड्रेटेड होती है, जब पानी डालते हैं, मोंटमोरलाइट टाइप की जो क्ले मिनरल होती है उन्हें पानी डालते हैं तो वो स्वेलिंग हो जाती है, मतलब फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। फूलने को इंग्लिश में एक्सपेंड कहते हैं, फूलने को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं, मतलब उसको संसंजन हो जाता है। और उसकी पानी की कम हो जाती है, जब सूखती है ये मृदाएं मोंटमोरलाइट टाइप की, तो वो संकुंचन हो जाता है और दरारें पड़ जाती है उसमें, तो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मोंटमोरलाइट होती है, जो काली मृदा होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, उन ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर ये मोंटमोरलाइट टाइप की क्ले मिनरल पाई जाती है। तो याद रखना, एक्सपेंडिंग टाइप की जो क्ले मिनरल होती है वो कौन सी होती है, मोंटमोरलाइट टाइप होती है। 15 नंबर का, द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल विजिबल ओनली विथ ए माइक्रोस्कोप कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसका मतलब यह है कि वह कौन सा प्राइमरी पार्टिकल है जो केवल सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देता है। तो फाइन सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल को आप आंखों से देख सकते हो, चाहे फाइन हो चाहे कोर्स हो वो, ठीक है, अपनी आंखों से सैंड का, बालू मिट्टी का जो पार्टिकल उसको देख सकते हो। सिल्ट और क्ले को है वो आंखों से नहीं देख सकते हो, किसके माध्यम से देख सकते हो आप, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हुआ बी और सी, सिल्ट और क्ले, क्योंकि इनकी पार्टिकल की साइज कम होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन, वोल्केनिक एस मटेरियल सोइल्स बिलोंग टू द ऑर्डर, मतलब ये कह रहा है कि वोल्केनिक एस मटेरियल जो होता है कौन से ऑर्डर की सोइल में पाया जाता है। वोल्केनिक एस का मतलब ज्वालामुखी फटने से जो वोल्केनो निकलता है, जो पदार्थ लावा निकलता है, उसके द्वारा जो सोइल बनती है उसे वोल्केनिक एस कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्केनिक एस मटेरियल कौन से ऑर्डर की पाई जाती है, एंडोसोल में पाई जाती है, ऑक्जिसोल में पाई जाती है, या अल्टीसोल में पाई जाती है, वर्टिसोल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है एंडीसोल। क्या, एंडीसोल के अंदर, एंडीसोल के अंदर एक ही क्वेश्चन नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसमें वोल्केनिक एस मटेरियल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एस्पेरोइडल इज ए टाइप ऑफ, एस्पेरोइडल क्या है। ये तो इससे इजी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए ना, 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन जो है, इनमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। एस्पेरोइडल क्या है, एक सॉइल का स्ट्रक्चर का टाइप है, या क्या एक टेक्सचर है, या क्या सॉइल की टेक्सचर है, या क्या प्लास्टिसिटी का टाइप है, या क्या यह सरफेस स्लोप का टाइप है। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर का टाइप है। सॉइल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, पहला प्लेटी टाइप की, दूसरा प्रिज्म टाइप की, तीसरा सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप ब्लॉकी टाइप की, ब्लॉक लाइक। चौथा आपका ये आ गया स्पेरोइडल। स्पेरोइडल टाइप की स्पेरोइडल भी दो टाइप की होती है, एक क्रम्बी, एक होता है क्रम्बी, एक होता है ग्रेनुलर, दानेदार, ठीक है। सबसे जो बेस्ट जो सोइल स्ट्रक्चर होती है, मृदा की संरचना सबसे अच्छी जो होती है वो स्पेरोइडल टाइप होती है। और इसमें पूछे तो क्रम्बी इज द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से जब खेती कर रहे हो तो सबसे अच्छी क्रम्बी पाई जाती है, इन दोनों में भी क्रम्बी होती है। और दोनों का टाइप में नहीं जाए, ऊपर से पूछे तो स्पेरोइडल टाइप की सबसे अच्छी होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि निम्न में से कौन सा फर्टिलाइजर जो है हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक मतलब आप उसको वो जब नमी में रखोगे तो सबसे ज्यादा वायुमंडलीय नमी को एब्जॉर्ब करके, वायुमंडलीय नमी को एब्जॉर्ब करके उसके केक्स बन जाते हैं, उसके ढेले बन जाते हैं, उसके पिंड जैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक? हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है अमोनियम नाइट्रेट। एक नंबर पे कौन सा आता है? अमोनियम नाइट्रेट। देखो इसमें अमोनियम नाइट्रेट आके यूरिया, डीएपी, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाईली हाइग्रोस्कोपिक कौन सा होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद में आता है किसका नंबर? यूरिया का। आपने यूरिया के, आप जब घर पे जब खेत के अंदर यूरिया का जो बैग आता है उसमें कुछ तो डाल देते हैं या फिर कुछ ऐसे खुले में पड़ा रहता है ना,
तो यूरिया का बैग होता है उसमें फिर वो कठोर सा होता है, ढेले से ढेले पड़ जाते हैं यूरिया के। मार्केट से लाते हैं तो बिल्कुल उसमें सही रहता है वो, लेकिन खुले में रख देते हैं तो उसके केक्स बन जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से बन जाते हैं? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है यूरिया का। ये क्या करता है, वायुमंडल की जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करके ये अपना वो केक्स बना लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटर क्रॉप ग्रोथ के लिए, एक अच्छी फसलों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? मतलब एक उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, एक आइडियल रेंज कितनी होनी चाहिए पीएच की, जिसपे पौधा जो है, क्रॉप है, उसकी बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके? तो वो है न्यूट्रल, क्या उदासीन पीएच है। और उसके अंदर अब देख लो कौन सी रेंज का है, 6.5 से 7.5 रेंज। यदि 6.5 से 7.5 के बीच में यदि मिट्टी का पीएच है तो वो बेस्ट पीएच है। ठीक है, क्यों क्योंकि यहाँ पे इसकी ये एक तो सोइल की फिजिकल जो कंडीशन है वो गुड होती है, दूसरी ये है क्रॉप ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से देखें तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हाईएस्ट होती है इस पीएच पे। न्यूट्रिएंट की हाईएस्ट अवेलेबिलिटी मतलब न्यूट्रिएंट उपलब्ध हाईएस्ट होते हैं इस पीएच के ऊपर, 6.5 से 7.5 के भी ऊपर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो है इस प्रकार, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर की जो इनफिल्ट्रेशन रेट है इनटू द सोइल इंक्रीज विथ। आप इनफिल्ट्रेशन रेट वाटर की किस तरह, इन चारों में से कौन सी चीज से आप बढ़ा सकते हो? इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू सोइल इंक्रीज विथ किसके साथ इंक्रीज होती है? तो इसका क्वेश्चन आंसर पहला सही है, पहला ऑप्शन इसका राइट है। इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सरफेस सोइल, यदि मिट्टी के अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज करोगे सोइल के अंदर तो उसकी पोरोसिटी बढ़ जाएगी, तो पोर्स बढ़ जाएंगे, पोर की पोरोसिटी बढ़ जाएगी, पोरोसिटी बढ़ जाएगी तो वो वाटर नीचे की तरफ एंट्री मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ज्यादा करेगा, मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट इंक्रीज होगा तो वही तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। तो ये आज की क्लास का 20 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए विथ एक्सप्लेनेशन, अच्छे से आपको समझे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच।